तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक कहानी लेकर। आज की इस कड़ी में हम रमेश शर्मा के चैप्टर के ऊपर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये आखिरी किस्त है उस शातिर कॉनमैन के कारनामों की, उसके हथकंडों की, उसकी जालसाजियों की, और वो जो कानून को ताक के रख पे चलता था। उसको हमेशा लगता था कि मेरा कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरे बड़े बड़े पॉलिटिशियन दोस्त हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त हैं, पत्रकार दोस्त हैं, और इस पूरे इसका जो जालसाजी का इतने दशक तक धंधा चलता रहा, उसके पीछे वाकया ही बहुत बड़े लोग इसकी मदद करने वाले थे। वो छोटी सी बात मैं करके 3-4 एग्जाम्पल दे के और इसका साम्राज्य कैसे ख़त्म होता है वो कहानी बात सुनाऊंगा, जो किसी जासूसी नावल से कम नहीं है। कितनी मशक्क़त करनी पड़ी हमारी एजेंसीज़ को इसको नेल करने के लिए, इसके गुनाहों के उस लकड़ी में एक कील ठोकने के लिए कितनी जद्दोजहद हमारी एजेंसीज़ ने और पुलिस ने मिलके की। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प किस्सा है। इस एपिसोड को पूरा ध्यान से सुनना, जिससे एक सबक सबको मिला था कि आपके हाथ भले कितने भी लंबे हों, कानून के हाथ उससे हमेशा लंबे होते हैं। जब इस शख्स को दिल्ली में बहुत बड़ा इसका नाम हो गया और इसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हथियाई, तो एक वहाँ पे इनकम टैक्स के कमिश्नर थे गुप्ता जी। उन्होंने देशबंधु गुप्ता, शायद उनका पूरा नाम था, उन्होंने इसके ऊपर रेड मारी और उसमें बहुत कुछ मिला। जायदाद के कागज़ और इन्वेस्टमेंट के कागज़, फिक्स्ड डिपॉजिट के कागज़, सोना और चांदी के गहने जेवरात, ये सब कुछ इसके घर से मिला। और देखिए कितनी हिमाकत इस आदमी की और इसके चाहने वालों की कि दूसरे ही दिन उस गुप्ता जी की बदली कर दी जाती है दिल्ली के उस डिपार्टमेंट से जहां से उन्होंने 48 घंटे पहले रमेश शर्मा के ऊपर रेड किया था। और वो बदली किसके कहने पे हुई, अब सुन के हैरान रह जाओगे। सुषमा स्वराज उस समय बीजेपी की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी। उन्होंने रेड होने के बाद एक लेटर भारत सरकार को लिखा कि ये जो देशबंधु गुप्ता जो हैं, ये हमारे दिल्ली के बिजनेसमैन को बहुत तंग कर रहे हैं, इसलिए इनकी बदली इमीडिएट कर दी जाए। और वो बदली हो जाती है। ये एक ही किस्सा नहीं है। जब इसके ऊपर रेड हुई तो एक बहुत जाने पहचाने पत्रकार हैं जो आज अपने आप को डेमोक्रेसी का, ह्यूमन राइट्स का, जहाँ बीजेपी की जो उनके मुताबिक ज़्यादतियाँ हैं उनके खिलाफ उन्होंने जो एक टेलीविज़न चैनल पे बोलना शुरू किया, वो कुछ हाथ ऐसे ऐसे मलते मलते करते कुछ बोलते हैं, आप समझ जाओगे, दाढ़ी रखते हैं। तो वो जो आज बहुत बड़े डेमोक्रेसी के, कानून के, व्यवस्था के, ह्यूमन राइट्स के, बोलने की आज़ादी के अलंबरदार बनते हैं, वो इसके खास मित्र हुआ करते थे। जब ये शख्स मुंबई में रहता था तो वो नामी पत्रकार जो आज इतना बड़ा नाम लेके बैठे हैं और अपने आप को विक्टिम भी कहते हैं सिस्टम का, वो इसको अक्सर मिलने मुंबई आया करते थे। और इसकी वो इनकम टैक्स रेड के बाद उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलाया कि इतने बड़े शरीफ आदमी को सरकार तंग कर रही है, उसके ऊपर इनकम टैक्स रेड कर रही है। वही नहीं, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस जो उस समय भी था, आज भी है, उनका जो फ्रंटमैन था दिल्ली में, उस शख्स ने इसको भरोसा दिलवाया कि अब चिंता मत करो, 2-4 दिन में मैं अपने असर रसूख से तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करवा दूंगा। तो यहाँ तक इस आदमी के रिश्ते थे जो इसने इतने सालों में पाल के रखे हुए थे। तो ये एक मुझे अफसोस भी होता है एक पत्रकार होने के नाते कि कुछ हमारे ही ट्राइब के लोग ऐसे लोगों का
साथ देते रहे, किस लालच से देते रहे ये वो जाने। खैर, तो इतनी पहुंच रखने वाला आदमी, दिल्ली में जुलूस निकले, मुजाहरे किए गए रमेश शर्मा की इनकम टैक्स की रेड के खिलाफ। उसके बाद जब इसको अरेस्ट किया गया तभी भी इसी किस्म का प्रपंच रचाया गया। अब देखिए इसका जो डाउनफॉल होना शुरू होता है वो कैसे होता है। वो कहानी शुरू होती है तकरीबन 1992 से। 1992 से इस शख्स की दोबारा दाऊद इब्राहिम के साथ दोस्ती हो जाती है, जो 1982 में इसको मार के जिस दाऊद के लोगों ने मुंबई से भगाया था, उसके बाद ये शख्स 9-10 साल के बाद फिर दाऊद से दोस्ती करता है। और दाऊद के जो काम दिल्ली में जो सरकार से कुछ करवाने होते थे, ये इसका कहना है, अपनी स्टेटमेंट में कहता है कि मैं वो काम दाऊद मेरे से करवाता था। उस समय कोई मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, तो लैंडलाइन से बात होती थी। तो ये शख्स जब भी इसने दाऊद इब्राहिम से बातचीत करनी होती थी तो ये ख़ास फ़ोन से किया करता था, और वो नंबर सिर्फ इसके और यहाँ दाऊद के लोगों के पास, अनीस के पास, छोटा शकील के पास या अबू सलेम जैसे लोगों के पास था। आपको शायद याद होगा कि अबू सलेम पे जो दिल्ली में एक ही केस चल रहा है, वो केस जो है वो रमेश शर्मा से ही ताल्लुक़ रखता है। दिल्ली में जो बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी हथियाई, उनको डराने धमकाने का काम अबू सलेम किया करता था, लेकिन उसका कोई सबूत सरकार के पास नहीं था। तो काफ़ी सारी एजेंसी जो थी वो उनको इसकी कार्रवाइयों की जानकारी तो थी, लेकिन कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिसके बेस पे इसको पकड़ के केस चला के जेल भेजा जाए। उस समय पे जितने लोगों से इसने प्रॉपर्टी हथियाई थी, किसी ने लिखित कंप्लेंट किसी पुलिस थाने में नहीं की थी। अब देखिए जब पासा पड़ता है तो कैसे होता है, हालात कैसे बनते हैं। उन्हीं दिनों में पंजाब के एक मंत्री हुआ करते थे एक ज़माने में। 95 में इसकी वो लिस्ट बनने, 92 में इसकी लिस्ट बननी शुरू हो गई थी इसके कारनामों की। दिल्ली पुलिस और CBI इसकी हरकतों से वाकिफ़ थी और एक डिस्क्रीट निगाह इसके ऊपर जिसको बोलते हैं वो रखी जाती थी, नज़र रखी जाती थी। तो 92 में इसने पंजाब के कुछ बिल्डर्स से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, जो उन दिनों में अतवाद से या टेररिज्म से दुखी होकर अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के दूसरे राज्यों में जा रहे थे, तो उनको काफ़ी बड़े लेवल पे डीलिंग्स हुई। बहुत बड़ी बड़ी मिल्स थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी, कुछ गोडाउन्स थे, शोरूम थे, होलसेल का काम था। तो उसमें जो आदमी बेचने वाला तो एक खरीदने वाला भी होता है। कई बार उसमें डिफरेंस आ जाते हैं, कुछ पैसा थोड़ा बयाना दिया, बाकी बाद में देना होता था। वो किसी ना किसी कारण टाइम पे नहीं दिया जाता था। तो उस समय सबसे बड़ा दखल पंजाब में रमेश शर्मा का रहा, ऐसा पंजाब के पुराने पुलिस ऑफिसर्स का कहना है। ऐसा ऐसा इसका जो पाँव थे वो पंजाब में लगने लगे। उन्हीं दिनों में दिल्ली के एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर, लुधियाना के पास एक गांव है जिसका नाम है गिल, उसके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है, लेकिन वो बच जाता है। वो हमला कहा जाता है कि एक खालिस्तानी मूवमेंट के एक फैक्शन ने, एक विंग ने करवाया था, जिसका लीडर मानो चाहल था। तो ये शख्स उस समय के हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के नुमाइंदे के तौर पे पंजाब आता है और मानो चाहल से मीटिंग्स करवाने का रास्ता खोलता है कि आइंदा हमारे लोगों के ऊपर आप हमला वगैरह मत करवाना। तो यहाँ तक इसकी पहुँच हो गई थी कि होम मिनिस्ट्री जो है, जो होम मिनिस्टर जो है, वो इसकी मदद ले रहा था खालिस्तानी लीडर्स के साथ मिलके, ताकि इनके लीडर्स के ऊपर आइंदा कोई हमला ना हो। तो पंजाब में इसका नाम 92 के बाद होना शुरू हो गया था, और इसके साथ कुछ लोगों को छोटा शकील या अनीस इब्राहिम का नाम लेके जो इस आदमी ने
धमकियां फ़ोन पे देनी शुरू की। वहाँ से इसकी दहशत पंजाब से बढ़ रही थी। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा इसने एक, मैं कहूँगा वो सबसे बड़ी गलती थी इसकी, जो 98 के करीब इसने किया। पंजाब के एक एमएलए थे 91 से लेके 96 तक, जब बेअंत सिंह की सरकार थी। उस सरकार के समय पे वो कांग्रेस के एमएलए थे लुधियाना से, उनका नाम था मलकीत सिंह बिरमी। एक ज़माने में बिरमी मिडिल ईस्ट में और साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में बहुत बड़ा एविएशन का काम करते थे। जब वो अपना काम धंधा बंद करके कुछ कारणों से वापस देश लौटे, लुधियाना में सेटल हुए, तो उनके पास अपना एक प्राइवेट हवाई जहाज़ था। वो शायद मेरे हिसाब से पंजाब के पहले पॉलिटिकल लीडर होंगे जिनके पास अपना एक प्राइवेट जहाज़ था। और वो जहाज़, वो जो साहनेवाल एक जो एयर बेस है, छोटा सा फ्लाइंग स्कूल है, छोटे छोटे जहाज़ उड़ते हैं। जैसे मैंने आपको कल जुहू के जो एरोड्रोम है जहाँ पे पायलट्स ट्रेन करने का इंस्टीट्यूट भी चलती है, उसी किस्म की फैसिलिटीज़ साहनेवाल। और साहनेवाल जो है वो धर्मेंद्र के नाम से भी मशहूर है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र पाजी उसी इलाके के रहने वाले हैं, साहनेवाल के। तो एक बार बात चल रही थी कि उसको अपग्रेड करके एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया जाए, लेकिन क्योंकि लैंड एक्वायर नहीं हो सकी, बहुत महंगी ज़मीन थी वहाँ पे, तो प्रोजेक्ट जो था वो बीच में रह गया। खैर, तो मलकीत सिंह बिरमी उस समय तक फॉर्मर एमएलए हो गए थे। उनका एक मित्र था, वो इंडियन एयरफोर्स में बड़ा ऑफिसर था। उनकी एक बिजनेस की डील में दो दोस्तों में आपस में फ़र्क आया। कुल लेन देन की बात काफ़ी बढ़ सकी। दोनों बड़े आदमी थे, एक एयरफोर्स का रिटायर्ड बड़ा ऑफिसर, एक पंजाब का एमएलए। और उसके बाद बेअंत सिंह के मरने के बाद जो उसकी असैसिनेशन हुई 95 में, उसके बाद एक साल सवा साल तक जब हरचरण सिंह बराड़ चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनकी वजारत में मलकीत सिंह बिरमी डिप्टी मिनिस्टर भी रहे। तो खाली एमएलए नहीं, एक फॉर्मर मिनिस्टर, उसको एक दिन धमकी आती है दाऊद के नाम से। और धमकी में कहा जाता है कि अगर आपने उस जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं उनके साथ समझौता नहीं किया तो आप देख लो आपका क्या होगा। और वो पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड था, मंत्री रह चुका था। उसने इमीडिएटली पंजाब पुलिस को के साथ राब्ता कायम किया। उस समय के जो कुछ ऑफिसर थे उनसे मैंने पिछले 3-4 दिनों में बातें की हैं, और उसको लेके, और जो दूसरा शख्स था इंडियन एयरफोर्स वाला, उसका फ़ोन और बिरमी का टेलीफोन उस ज़माने में पंजाब सरकार के खुफिया विभाग ने वो लाइन पे ले लिया और उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों एक फ़ोन एक शख्स का आता है जो अपने आप को अबू सलेम के नाम से अपनी शनाख्त बताता है, और ये भी कहता है, उस रिकॉर्डिंग में है कि मेरा नाम अबू सलेम है, अगर तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ तो अपने नज़दीक में किसी थाने में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके पूछ लो, वो मेरे बारे में आपको पूरा बता देंगे। और मैं आपको 3 दिन के बाद फिर फ़ोन करूँगा, वो तब तक ये जो आपका लेना देना है वो ख़त्म होना चाहिए। तो इस किस्म की धमकी जब एक फॉर्मर मिनिस्टर को मिलती है, वो भी पंजाब में, तो इसको बहुत सीरियसली लिया गया। तो मुझे याद है हमारे पुराने डीजीपी हैं पुलिस के, वो तभी आईजी लेवल के हो गए, उस टाइम पे इंटेलिजेंस में थे। उनसे मैंने कल बात की, उन्होंने बताया कि मुझे याद है ये केस, बिरमी मेरे पास आया था फॉर्मर मिनिस्टर 98 में, और बहुत घबराया हुआ था कि ये इतनी बड़ी धमकी दाऊद के लोगों की आ रही है, तो मैं क्या करूँ, ये मेरी जान को खतरा हो सकता है। और पंजाब पुलिस भी परेशान थी कि अगर अंडरवर्ल्ड जो पहले दिल्ली मुंबई तक लिमिटेड था,
वो अगर पंजाब में अपने पैर पसारने शुरू करेगा तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। तो खैर, तो अंदर की बातें उन्होंने मुझे कुछ बताई हैं जो मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस की बातें उतनी आगे इस किस्म के और भी बहुत केस हो सकते हैं तो वो बातें सामने आ जाती हैं। तो खैर, उन ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि हमने इस बात को सीरियसली लिया। 2 महीने तक हमने इन दोनों शख्स के जो फ़ोन थे वो रिकॉर्डिंग पे लगा के रखे। उसमें से हमें काफ़ी सारी एविडेंस मिली। वो सब नंबर मिले जिन पे से जिन नंबर्स का तल्लुक़ रमेश शर्मा से था। और लेकिन उसकी लोकेशन उसको ढूंढना, तभी मोबाइल फ़ोन भी आ गए थे 98 में। एक मोबाइल फ़ोन ऐसा था जो सिर्फ रमेश शर्मा कुछ ख़ास लोगों से बातचीत करने के लिए ही इस्तेमाल करता था और वो नंबर किसी के पास नहीं था। और बातचीत करते करते देखिए ये कितना अजीब ड्रामा है। मैं खुद एक्साइटेड हो गया था ये सब कहानी सुन के और आपको सुनाते हुए। तो जब जिन नोन नंबर से, जो जाने पहचाने नंबर थे, उनसे बातें और किस्म की जाती थी। वहाँ पे जब रमेश शर्मा की दुबई के नंबर थे जो डी कंपनी इस्तेमाल करती थी, जो इस रिकॉर्डिंग में आए, और भी होते होंगे पता नहीं। उनमें कई जगह पे रमेश शर्मा ने डी कंपनी से पैसे मांगे हैं कि मैं आपका जो पॉलिटिकल काम कर रहा हूँ उसके लिए इतने पैसे आप भेज दीजिए, पॉलिटिकल वर्क के लिए। इसके और बहुत सी बातें हैं जो कुछ अंदर की बातें हैं, तो ये सब रिकॉर्ड कर। लेकिन वो एक नंबर जहाँ से रमेश शर्मा की लोकेशन मिल सके या उसकी जो और उसने बातें की हुई हैं, सीक्रेट बातें जो अभी तक पुलिस की नॉलेज में नहीं थी, वो नंबर नहीं मिल रहा था। लेकिन 3-4 महीने के बाद एक दिन अचानक ये शख्स, पहले रमेश शर्मा हमेशा कहता था जिसका कोई ऐसे आदमी का फ़ोन आता था कि आप मुझे दूसरे नंबर पे फ़ोन कीजिए, फिर बोलना आप मुझे दूसरे नंबर पे फ़ोन कीजिए। लेकिन दूसरा नंबर क्या था वो एजेंसी के पास नहीं था। एक दिन उस आदमी ने गलती से रमेश शर्मा के मुंह से निकल गया, उस शख्स ने 2 बार पूछा कि दूसरा नंबर कौन सा है, तो रमेश शर्मा ने कहा 111 वाला। मतलब वो नंबर, टेलीफोन नंबर जिसके आखिर के 3 जो हिस्से थे, जो डिजिट्स थे, वो 111 थे, 111। ये एजेंसीज के लिए सबसे बड़ी ब्रेक थी। जब वो नंबर सामने आया तो पंजाब पुलिस ने इमीडिएटली इंटेलिजेंस ब्यूरो को कांटेक्ट किया। उनको वो नंबर दिया कि देखिए इस नंबर से इस का जो कराची बेस्ड और दुबई बेस्ड जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ रमेश शर्मा लगातार टच में है और इस नंबर का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके आखिरी डिजिट 111 है। पूरा नंबर फिर भी नहीं मालूम था। उसके बाद आईबी ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके पूरा सब निकाल के, अंदर की बातें हैं बहुत लंबी चौड़ी, वो पूरी डिटेल्स निकाल के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को दी। और लकीली क्राइम ब्रांच में उस टाइम पे आमोद कांत बहुत एक नामचीन पुलिस ऑफिसर हुए हैं, वो जॉइंट कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस के। और उसी समय पे नीरज कुमार जो सीबीआई में थे, वो सीबीआई में दाऊद इब्राहिम डेस्क के इंचार्ज थे। जो दाऊद इब्राहिम की कार्रवाइयाँ जो कराची से होती थी उन पे निगाह जो सीबीआई रख रहा था, वो काफ़ी सारे केसेस चल रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट का केस दूसरे, तो दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी पे सीबीआई का एक स्पेशल डेस्क था एक, उस डेस्क के इंचार्ज थे नीरज कुमार। आपको शायद याद होगा उन्होंने अपनी किताब में जिक्र भी किया है, जो उन्होंने किताब लिखी थी रिटायर होने के बाद, 3 बार उन्होंने उन दिनों में खुद अपने सीनियर्स की परमिशन के साथ कराची बेस्ड दाऊद इब्राहिम से बात की। वो बात दाऊद इब्राहिम के एक वकील के कहने पे हुई थी कि मैं हिंदुस्तान वापस आना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी कुछ शर्तें होगी। वो 3 बार जो नीरज कुमार ने, डीआईजी सीबीआई ने दाऊद के साथ बात करके रिकॉर्डिंग की थी, वो उसका जिक्र उन्होंने खुद अपनी किताब में किया है।
लेकिन जो शर्तें दाऊद ने रखी थी हिंदुस्तान वापस आने के लिए, वो शर्तें सरकार को मंजूर नहीं थी। इस करके वो जो डील थी वो सिरे नहीं चढ़ सकी। तो नीरज कुमार की हेल्प ली गई क्योंकि वो डी कंपनी के कामों से वाकिफ थे। और उसमें एक जो कन्वर्सेशन थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैंने थोड़े दिन पहले आपको किस्सा सुनाया था कि नेपाल में कैसे वहाँ के एक मेंबर पार्लियामेंट दिलशाद बेग का जो असैसिनेशन है वो छोटा राजन के लोग करवाते हैं। और उस असैसिनेशन में अर्चना शर्मा को इस्तेमाल किया था बड़े बड़े लेवल पे बबलू श्रीवास्तव ने, जो इस समय बरेली की जेल में है। वो कन्वर्सेशन भी इसकी रमेश शर्मा की और अबू सलेम छोटा शकील के साथ बातचीत में वो कन्वर्सेशन भी एजेंसीज ने रिकॉर्ड की, जिसमें रमेश शर्मा ये सुना जाता है कहते हुए कि आप चिंता मत करो। वो दिलशाद बेग जो था वो दी कंपनी के बहुत क्लोज था, तो इसका कहना था कि आप चिंता मत करो, बबलू श्रीवास्तव जिसने छोटा राजन का साथ दिया है दिलशाद बेग को मारने के लिए, उस बबलू श्रीवास्तव को मैं यूपी पुलिस को कह के उसका एनकाउंटर करवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। इस किस्म की और सनसनीखेज बातें कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में वो सब एजेंसी ने रिकॉर्ड की। और उसके चलते चलते जो 96 में जो हेलीकॉप्टर का केस हुआ था उसमें सुरेश राव, मैंने कल आपको हिंट दिया था पिछले एपिसोड में कि सुरेश राव ने कंप्लेंट नहीं किया था, उसको फिर दोबारा बोला गया। अमोद कांत ने उसको मनाया कि आप FIR दर्ज करवाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। उसी तरह दो और शख्स थे, एक मलिक था कोई, उसकी प्रॉपर्टी भी इसने हथियाई थी, उसको भी रोप इन किया गया। तो इस तरह से 6-7 केस इकट्ठे तैयार किए गए रमेश शर्मा के खिलाफ। और एक दिन अचानक जब सुरेश राव को किडनैप करके रमेश शर्मा के दफ्तर से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, तो वहाँ अमोद कांत की टीम इंतज़ार कर रही थी और बहुत बड़े लेवल पे जो रेड की गई रमेश शर्मा के घर पे, वहाँ से हथियार भी मिले, वेबलेस कॉर्ट में कोई ऐसा रिवॉल्वर भी मिला, और उसके अलावा काफ़ी सारे जो दस्तावेज मिले प्रॉपर्टीज़ के, मुंबई के जिन प्रॉपर्टीज़ का मैंने जिक्र किया था उनके कागज़ मिले, दिल्ली के प्रॉपर्टीज़ के कागज़ मिले, और काफ़ी कुछ जो मिला जो पहले इनकम टैक्स को नहीं मिला था वो बाद में अमोद कांत की टीम जो दिल्ली की स्पेशल टीम थी क्राइम ब्रांच की, उन्होंने रेड करके पकड़ा। लेकिन उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी चली। वही लोग जो रमेश शर्मा के मीडिया में जो इसके खैर ख्वाह थे और सोशल जो हाई सोसाइटी के जो लोग थे, उन्होंने फिर वो हल्ला किया कि रमेश शर्मा को दाऊद के साथ जोड़ के बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उसी मीडिया ने कहा कि ये इसका कोई सबूत नहीं है, इसमें रमेश शर्मा को जानबूझ के एक एजेंडे के तहत एजेंसी तंग कर रही हैं। उसमें CBI और दिल्ली पुलिस की कोर्ट के अंदर तू मैं भी हुई। एक बार CBI इमीडिएटली रेड करने के हक में नहीं थी। CBI का मतलब नीरज कुमार की टीम, वो अभी और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, इसकी और जो टेलीफोन रिकॉर्डिंग चल रही थी उनके ऊपर काम कर रहे थे, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको आगे और खोज पड़ताल हो रही थी। लेकिन CBI का ये मानता था कि अमोद कांत ने जल्दबाजी करके इसको अरेस्ट करके रेड मार के हमारा पूरा जो आने वाला प्लान था उसको चौपट कर दिया। और उसमें कहीं ये बात भी कही गई कि अमोद कांत ने रमेश शर्मा को बता दिया था कि तेरी पूरी की पूरी टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन हमारे पास है। तो इस किस्म की इल्ज़ामबाजी CBI और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच में हुई। आप देखिए कितना बड़ा क्लाउड होगा उस ज़माने में रमेश शर्मा का, कि एक क्रिमिनल होते हुए अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ भी उसको बचाने के लिए बड़े बड़े लोग मैदान में उतरते हैं, किसी गरीब आदमी की कोई पूछता नहीं है। तो ये उसमें जो अरेस्ट हुई
रमेश शर्मा की, उसमें से उसको निकलना बहुत मुश्किल हुआ। अभी करते करते को 12-13 केस के ऊपर उसके ऊपर चलते उस ज़माने में चलने लगे। सबसे बड़ा केस जो हुआ था वो मैंने 2 दिन पहले आपको किस्सा सुनाया था, कुंजम बुद्धि राजा का। इसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके मर्डर का केस, और कैसे उसने शादी की शमशान घाट में जाके वो ड्रामा किया, उसमें से इसमें से बरी हुआ। बरी होने के बाद दूसरे केसेस में भी जमानत वगैरह लेके आज के दिन में वो फिर सब केसों से बाहर आके ज़मानत के ऊपर कुछ केस अभी भी चल रहे हैं। वो उसी फार्म हाउस में, जिस फार्म हाउस में उसने कुंजम बुद्धि राजा का मर्डर करवाया था या किया था, और वहीं जिस पे उसने वो हेलीकॉप्टर जो मुंबई की कंपनी के अपने एक दोस्त की कंपनी का छीन के 17 साल तक रखा था, उसी फार्म हाउस में आज रमेश शर्मा अपने दिन व्यतीत कर रहा है। और कहते हैं कि शायद उसने शादी भी करवा ली है एंड इज़ लिविंग हैप्पीली मैरिड। तो ये एक किस्सा है उस शातिर कॉन मैन का, जिसने अंत में फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि कानून ज़्यादा देर तक उसको सलाखों के पीछे नहीं रख सकता है। इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके आने वाले दिनों में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।